Hello children, in this video we are going to learn about mitochondria. As you can see, this is a level diagram of mitochondria. इसमें आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनील है जो दो मेम्ब्रेन से घिरा होता है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। अब देख सकते हैं यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन जो है वो बहुत ही सिंपल है, जैसे नॉर्मल मेम्ब्रेन्स होते हैं वैसे ही है, जबकि इनर मेम्ब्रेन्स जो है उसमें बहुत सारे फोल्डिंग्स हैं, इन फोल्डिंग्स हैं, अंदर की तरफ वो मुड़े हुए रहते हैं और अंदर की तरफ बहुत सारे फोल्ड्स आपको देखने को मिलेंगे इनर मेम्ब्रेन में। तो इनर मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ बहुत सारी फोल्डिंग्स आपको देखने को मिलेगी। फिर आप देख सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो स्पेस है उसमें फ्लूइड पाया जाता है और इस फ्लूइड को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज़ नोन एज मैट्रिक्स। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस फ्लूइड में दो चीज़ें होती हैं, एक डीएनए मॉलिक्यूल जैसे आप देख सकते हैं और फिर राइबोसोम्स। इसके बाद स्टूडेंट आप देखिए ये जो इनफोल्डिंग है, इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग को एक नाम दिया गया है, उसको हम कहते हैं क्रिस्टी। इनफोल्डिंग ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड क्रिस्टी। और क्रिस्टी से जुड़े रहते हैं स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे बहुत सारे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स जिन्हें ऑक्सीजोम्स कहा जाता है, ऑक्सीजोम्स और F1 पार्टिकल। यही वो पार्टिकल है जो एनर्जी सिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो उसका जो मेन साइट है माइटोकॉन्ड्रिया में वो है ऑक्सीजोम, दैट इज F1 पार्टिकल। अब स्टूडेंट ये हो गया इसका लेवल डायग्राम। अब हम टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही छोटे सेल ऑर्गेनील्स होते हैं, वेरी टाइनी बॉडीज़। इनका जो शेप है वो अलग अलग हो सकता है और ये अलग अलग शेप और साइज़ के होते हैं और ये साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, साइटोप्लाज्म में फैले हुए होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। फिर आप देखें माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन एनवेलप से, जहाँ पर भी दो मेम्ब्रेन का कवर होगा वहाँ पर ये टर्म यूज़ होगा, एनवेलप। आपने न्यूक्लियस के केस में भी देखा होगा स्टूडेंट, न्यूक्लियर एनवेलप। तो माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन से घिरा होता है, उसको हम एनवेलप बोलते हैं, डबल मेम्ब्रेन एनवेलप। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो बिल्कुल पोरस होता है, विच अलाउज एवरीथिंग फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू कम इनसाइड। और इनर मेम्ब्रेन जो होता है उसमें बहुत सारे, उसकी जो खासियत होती है वो फोल्डिंग होती है, बहुत सारे फोल्ड्स उसमें होते हैं और इसकी वजह से, बहुत सारे फोल्ड होने की वजह से जो सरफेस एरिया होता है वो इनर मेम्ब्रेन का आउटर मेम्ब्रेन से भी ज़्यादा हो जाता है। और फिर आप देखें स्टूडेंट, ये जो फोल्ड्स होते हैं इनर मेम्ब्रेन के उन्हें क्रिस्टी कहा जाता है और उससे जुड़े हुए रहते हैं छोटे छोटे गोलाकार स्ट्रक्चर्स जिसे F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोम भी कहते हैं। और फिर आप देखें
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन का मैट्रिक्स होता है, वो जो फ्लूइड होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और उस मैट्रिक्स में राइबोसोम और सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं। राइबोसोम, सर्कुलर डीएनए एंड फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, इनके प्रेजेंस होने की वजह से आप देखें, चूँकि इसमें राइबोसोम और सर्कुलर डीएनए, इनका अपना जेनेटिक मटेरियल भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ इट्स ऑन राइबोसोम्स, ऑन जेनेटिक मटेरियल, इसकी वजह से वो अपना प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट दो तरह के ऑर्गेनील आपको मिलेंगे, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में भी आप देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट का भी अपना राइबोसोम, अपना डीएनए होता है, वो भी अपना प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं। फिर आप देखें माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में एब्सेंट रहता है, क्योंकि बैक्टीरिया का जो सेल है वो बहुत प्रिमिटिव सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, तो वहाँ पर ये सेल ऑर्गेनील नहीं पाया जाता। और आरबीसी, मैमल के आरबीसी में जो स्पेस है वो रखा जाता है ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए, इसलिए वहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत नहीं होती है। तो ध्यान दीजिएगा, आरबीसी ऑफ मैमल, आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करता है, लेकिन उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, क्योंकि उसका काम, उसका जो मेन फंक्शन है वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट कराना है, और इसके लिए उसे ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। इसलिए जो दूसरे सेल ऑर्गेनिल्स हैं, आप बहुत सारे सेल ऑर्गेनिल आप देखेंगे वो उसमें एब्सेंट रहते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। फंक्शन आप देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया सेल में रेस्पिरेशन को परफॉर्म करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन को परफॉर्म करता है। सेल के अंदर ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और उसके साथ साथ एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट विच मीन्स ग्लूकोज एंड फैट को भी ये पहले कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करके फिर उसे तोड़ते हैं एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। और फिर आप देखें, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो ये जो टाइटल यहाँ पर मिला है माइटोकॉन्ड्रिया को, ये आप याद रखेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। और फिर आप देखें एटीपी एक केमिकल सब्सटेंस है स्टूडेंट, इट इज़ अ बायोकेमिकल which is produced in mitochondria during cellular respiration, और केमिकली ये होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसे हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, क्योंकि सेल के अंदर जो एनर्जी जो पाई जाती है वो इस केमिकल एनर्जी के फॉर्म में पाई जाती है, और उसके लिए उसके पीछे जो रेस्पॉन्सिबल केमिकल होता है वो एटीपी होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर आप याद रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, वेयर एज एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और एक और पॉइंट यहाँ पर हम देख सकते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम होता है, अपना डीएनए होता है, इसलिए वो कुछ प्रोटीन्स अपना बना सकते हैं। दैट इज़ वाई उन्हें सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनील कहा जाता है। ऐसे ऑर्गेनील्स हैं ये जो कुछ हद तक अपने आप एग्जिस्ट कर सकते हैं, है ना, जैसे सेल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, उसी तरह से ये पार्शियली एग्जिस्ट करने के लायक होते हैं। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनील एक तरह से आप कह सकते हैं कि पार्शियली इंडिपेंडेंट होते हैं, ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनील होते हैं, क्योंकि ये अपना प्रोटीन खुद बना सकते हैं। तो स्टूडेंट सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनील माइटोकॉन्ड्रिया और उसके साथ साथ क्लोरोप्लास्ट भी होंगे, जिनके पास अपना राइबोसोम होता है, अपना डीएनए होता है, वो अपना प्रोटीन खुद बना लेते हैं। So student, in this video we have studied about mitochondria. In our next videos we would be studying about plastids.
जिसमें हम मेनली पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में, और उसके बाद हम वैक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन इट वुड बी फॉलोड बाय some small topics like peroxisomes and centrosomes, और उसके बाद हम डिफरेंस पढ़ेंगे एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में. That's all for today. Have a nice day.